ठीक है। अब जो है टेम्परेचर जो है अर्थ टेम्परेचर किस कारण बढ़ रहा है? तो ग्रीन हाउस गैसेस के कारण अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। क्योंकि जो सनरेज जो आ रही है, तो जो सनरेज आ रही है वो जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रही है, और जो रिफ्लेक्ट हो भी पा रही है तो हमारे एटमॉस्फेयर में हमारी गैसेस जो है वो क्या करती है, उसको आगे जाने नहीं देती। तो इस कारण से जो है वो जो अर्थ सरफेस का जो टेम्परेचर है वो कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। लास्ट 3 डिकेड्स में, यानी कि पिछले 30 सालों में जो है वो 0.6 डिग्री एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है अर्थ का। ठीक है। तो ये भी एक बहुत ज्यादा है ना। पिछले एक सेंचुरी की हम बात करें तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो राइज हुआ है, यानी कि एवरेज टेम्परेचर कितना है, 15 डिग्री सेल्सियस को क्रॉस कर चुका है। ठीक है। और आपको मालूम कि जैसे जैसे एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उससे क्या होगा वहां पर कि जो ग्लेशियर्स वगैरह है वो क्या होंगे, मेल्ट होंगे। ठीक है। तो ये जो है वो एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो कई सारे जो है वो क्या हो जाएगी, मुश्किलें होगी ह्यूमन बींग्स के सर्वाइवल के लिए। तो ग्रीन हाउस गैसेज के बारे में हमने लिखा है कि 4 ग्रीन हाउस गैसेज है यहाँ पर, CO2, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड CFC। तो ये जो 4 ग्रीन हाउस गैसेज है इनमें से ऑर्डर लिखा है कि सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो कि कितना है 60%, मीथेन का जो है वो 20%, 14% नाइट्रस ऑक्साइड का, और जो है वो रिमेनिंग 6% किसका है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको ध्यान में रखना है कि किसका कितना कंट्रीब्यूशन है, क्या सीक्वेंस है। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे ओजोन डिप्लेशन की, कि ओजोन लेयर जो है, ओजोन भी 2 टाइप की होगी, एक तो गुड ओजोन और दूसरा है बैड ओजोन। ठीक है। तो गुड ओजोन और बैड ओजोन। तो गुड ओजोन क्या है, तो जो हमारे स्ट्रेटोस्फीयर में जो ओजोन लेयर है, जो स्ट्रेटोस्फीयर में जो ओजोन जो है वो क्या है, तो स्ट्रेटोस्फीयर की जो ओजोन लेयर है वो तो क्या है हमारे पास गुड ओजोन, और जो ट्रोपोस्फीयर की जो ओजोन है वो क्या है, तो बैड ओजोन। ठीक है। तो ट्रोपोस्फीयर की ओजोन जो है वो क्या है, ओजोन लेयर भी क्या है, प्लांट और एनिमल के लिए हार्मफुल, ओजोन भी हार्मफुल गैस है और प्लांट और एनिमल के लिए। तो ट्रोपोस्फीयर में जो बन रहा है वो तो क्या हो जाएगा, बैड ओजोन, जबकि जो स्ट्रेटोस्फीयर में जो बन रहा है वो क्या है, गुड ओजोन। तो ये जो ओजोन की फॉर्मेशन के यहाँ पर मेथड दिया हुआ है कि ऑक्सीजन जो है, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, उसका यूवी रेज की प्रेजेंस में वो नेसेंट ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन होता है, और नेसेंट ऑक्सीजन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ कंबाइंड होकर O3 का फॉर्मेशन करता है। ठीक है। ये जब तक ये O3 का बैलेंस बना हुआ है स्ट्रेटोस्फीयर में तब तक ठीक है, लेकिन ये जो इसका बैलेंस जब बिगड़ जाता है तो फिर वहां पर क्या होगा, वो डिप्लीट होना शुरू हो जाएगी। और इसका जो बैलेंस है वो बिगड़ किस कारण रहा है, तो CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये जो गैस है इसमें क्लोराइड आयन होता है। तो ये जो क्लोराइड आयन है ये क्या करता है, कैटलिस्ट की तरह वर्क करता है, और ये जो है वो क्या करता है, मोर एंड मोर क्या करता है, ओजोन लेयर को तोड़ने का काम करता है। ठीक है। तो ओजोन लेयर की डिप्रेशन के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, तो क्लोराइड आयन या CFC गैस। ठीक है। हमने एक ओजोन होल को भी देखा है, कहाँ पर, अंटार्कटिक रीजन में एक ओजोन होल बन चुका है। ओजोन लेयर क्या कैसे प्रोटेक्ट कर रहा है हमको, तो सन से जो रेज आ रही है, यूवी रेज, वो हमारे अर्थ सरफेस पर ना पहुंचे, इसके लिए वो क्या है, एक बैरियर है ओजोन लेयर। ठीक है। अब यूवी रेज अगर अर्थ पर आएगी तो वो क्या करेगी, तो अर्थ पे आएगी तो फिर ह्यूमन बींग्स के लिए क्या है, वो हार्मफुल है। कैसे, तो एक तो वो डीएनए प्रोटीन की सीक्वेंसेस को चेंज कर सकता है, यानी कि किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, म्यूटेशंस के लिए रेस्पॉन्सिबल है। आप म्यूटेशंस के बारे में जानते हो कि सडन इनहेरिटेबल चेंजेस जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, म्यूटेशंस बोलते हैं। और आपने अच्छे से पढ़ा है कि फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होता है, पॉइंट म्यूटेशन होता है, सिकल सेल एनीमिया, जिसमें एक बेस पेयर की चेंज के कारण जो है वो क्या होता है, पूरा का पूरा जो है डिजीज हो जाती है ना। तो या फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, तो ये म्यूटेशन किसके कारण हो रहे हैं, तो यूवी रेज के कारण, एक तो म्यूटेशन का कारण है। दूसरा क्या कर सकता है, तो यूवी रेडिएशन जो है वो स्किन कैंसर,
स्नो ब्लाइंडनेस कैटरेक्ट यानी कि जो इंफ्लेमेशन है किसका, कॉर्निया को डैमेज करते हैं, इसलिए क्या कहा गया, स्नो ब्लाइंडनेस या कैटरेक्ट कहा गया। इसके लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइंड हुआ है कहाँ पर, कनाडा में 1987 में, जो CFC के रिलीज को कम करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सिंपल सा टॉपिक है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन क्या है, तो 40% जो ट्रॉपिक्स में जो फॉरेस्ट है वो डिस्ट्रॉय हो गया, और 1% फॉरेस्ट कहाँ पर डिस्ट्रॉय हो गया, टेम्परेट रीजन में 20th सेंचुरी में, है ना। और इसके अलावा हमारी जो लास्ट सेंचुरी है इसमें हमने जो स्टार्ट में जो फॉरेस्ट कवर था वो कितना था, 30% था, लेकिन खत्म होते होते कितना रह गया, 19.4%। तो फॉरेस्ट एरिया क्या हो रहा है, कम हो रहा है। कहाँ से कहाँ तक आया, तो 30% से 19.4% तक आया। ठीक है, इसका कारण क्या है, तो ह्यूमन पॉपुलेशन। ठीक है, और नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी क्या कहता है कि 30% फॉरेस्ट प्लेन्स का होना चाहिए और 67% हिल्स का। डिफॉरेस्टेशन के कई सारे रीजन है। एक जो है रीजन वो है जूम कल्टीवेशन और स्लैश और बर्न एग्रीकल्चर। ठीक है ना, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर है ना, काटो और जलाओ खेती। ये क्या है, तो इसमें क्या करते हैं, जो ट्राइबल कम्युनिटीज जो होती है वो क्या करते हैं, पहले ट्रीज को कट करते हैं, उसके बाद जो प्लांट्स का जो बाग बच जाता है उसको जला देते हैं, और जो लैंड जो होती है उसको किसके लिए यूज करते हैं, फार्मिंग के लिए या कैटल रेजिंग के लिए यूज में लेते हैं वो। ठीक है, तो फिर उसके बाद में एक बार उन्होंने यूज कर लिया, फिर उसके बाद वो एरिया छोड़ के चले जाते हैं दूसरे एरिया में उस लैंड को रिकवर होने के लिए। जबकि आपको मालूम ही है कि एक बैरन लैंड से या जो है वो सक्सेशन में, सेकेंडरी सक्सेशन में भी कई ज्यादा टाइम लगता है। तो ये भी क्या है, डिफॉरेस्टेशन का एक रीजन है, जूम कल्टीवेशन जिसे बोलते हैं, है ना। पहले फॉरेस्ट को ट्रीज को कट करते हैं, फिर जलाते हैं उन प्लांट के रिमेन्स को, फिर वापस वहां पर खेती करते हैं, उसके बाद उसको छोड़ देते हैं। अब कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट में लोगों का क्या योगदान है, तो इसमें सबसे पहला केस हम पढ़ते हैं अमृता देवी बिश्नोई वाला। एक राजस्थान में जोधपुर के किंग ने एक बार जो है वो अ, उसके सोल्जर्स को कहा है कि जो है वो फॉरेस्ट जो है वहां से ट्रीज लेके आओ अपने महल के लिए, है ना। तो वो सारे सोल्जर्स गए तो फॉरेस्ट में ट्रीज कट करने के लिए, तो वहां पर एक बिश्नोई लेडी जो थी अमृता देवी, उसने ट्रीज को कट करने से उनको रोका। फिर जो है वो नहीं माने वो, और वो सोल्जर्स नहीं मान रहे थे, फिर वो पेड़ से चिपक गई, और जो सोल्जर्स थे जो, उन्होंने क्या किया कि उस ट्री के साथ साथ उस अमृता देवी को भी कट कर दिया। ठीक है, तो उसके साथ साथ फिर उसको देख के बहुत से लोगों ने भी उसको फॉलो किया। ठीक है, तो मतलब उसकी 3 डॉटर्स और लगभग 300 से ज्यादा लोग जो है वो उस समय ट्रीज के साथ साथ कट कर दिए गए। तो उसके बाद ही जो है वहां पर गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक अवार्ड भी देना शुरू किया है, अमृता देवी विश्नोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अवार्ड जो है वो मिलता है। किसको मिलता है, जो ट्राइबल कम्युनिटीज जो है ट्रीज बचाने के लिए, है ना। तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन में इसका एक मेजर रोल है। इसके अलावा फॉरेस्ट कंजर्वेशन में एक और नाम आता है चिपको मूवमेंट का। चिपको मूवमेंट जो है वो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, तो एक पर्सन है सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा ने जो है वो चिपको मूवमेंट को स्टार्ट किया, और उसने भी क्या किया, तो वो भी ट्रीज को हक करके उसने जो है वो ट्रीज कटिंग को उसने बचाया। ठीक है, तो चिपको मूवमेंट किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा। इसके अलावा 1980 में स्टार्ट किया गया गवर्नमेंट के द्वारा जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट क्या है, तो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट में जो गवर्नमेंट जो होता है ये क्या करता है, ट्राइबल कम्युनिटीज को, जो ट्राइबल कम्युनिटीज जो है उनको जो है वो गवर्नमेंट फॉरेस्ट जो है वो उनके अंडर में दे देता है कि इस फॉरेस्ट का ध्यान भी तुम ही रखो, और इस फॉरेस्ट के जो बेनिफिट है वो भी तुम ही यूज करो, लेकिन इसको कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, मतलब कट नहीं होना चाहिए फॉरेस्ट। तो उसे जो उसके फल वगैरह जो है वो ट्राइबल कम्युनिटीज यूज करते हैं, और उसके बदले में वो क्या करते हैं, तो उसका ध्यान भी रखते हैं। तो इस तरह से जो है वो एक बेटर ऑप्शन है कि फॉरेस्ट कटिंग से भी बच जाता है, और उसमें गवर्नमेंट को भी ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते हैं, अपनी ओर से ट्राइबल कम्युनिटीज के द्वारा मैनेज कर लिया जाता है। तो इसे हम कहते हैं जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है ना। उसके बाद करते हैं मिशन हरित महाराष्ट्र। ये एडिशनल टॉपिक है कि महाराष्ट्र में जो है वो 2016 में एक प्रोजेक्ट पास किया गया
कि 4 इयर्स में लगभग 50 करोड़ ट्रीज को जो है वो क्या करना है, प्लांट करना है महाराष्ट्र में। ठीक है, तो इसके लिए जो है वो प्रोसेस चल रहा है और हर साल जो है वो कितने करोड़ में ट्रीज जो है वो क्या कर रहे हैं, तो लगा रहे हैं। ठीक है, जापानीज मियावाकी मेथड को यूज कर रहे हैं, मतलब कि जो नेटिव जो सीड्स जो है, जो जिस एरिया में ग्रो होते हैं कॉमनली ट्रीज, उन ट्रीज का ही वहां पर क्या किया जाता है, फॉरेस्ट डेवलप किया जा रहा है ना। तो प्लांटेशन को इंक्रीज करने का जो मिशन है किसके द्वारा, महाराष्ट्र के द्वारा, उसको नाम दिया गया है मिशन हरित महाराष्ट्र। और कितने ट्री लगाने का उन्होंने प्लान किया है, तो 50 करोड़ ट्री लगाने का प्लान किया है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा जो है वो ग्लोबल वार्मिंग को, अगर ये सबसे बचना है या टेम्परेचर जो है इंक्रीज को रोकना है, तो इसके लिए एक ही ऑप्शन है, क्या, रिफॉरेस्टेशन। ठीक है, रिफॉरेस्टेशन जितना ज्यादा होगा उतना ही क्या होगा, ये गैसेस कम रिलीज होगी, डिजीज भी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, इसके अलावा रिफॉरेस्टेशन से सॉइल इरोजन का मतलब होता है कि पानी के बहाव के साथ साथ जो फर्टाइल सॉइल जो होती है वो भी क्या हो जाती है, बह जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, सॉइल इरोजन। तो सॉइल इरोजन भी जो है वो नहीं होगा किससे, रिफॉरेस्टेशन से। फ्लड जो है वो भी नहीं आएगा किससे, रिफॉरेस्टेशन से, क्योंकि ट्रीज क्या करती है, तो सॉइल को पकड़ के रखती है, ट्रीज की रूट जो होती है। और अगर जब ट्रीज नहीं होंगे तो वो सॉइल जो है वो क्या रहेगा, वहां पर लूज रहेगा और वो आसानी से जो है वाटर के साथ फ्लो हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये चैप्टर पूरा कर लिया, बायोडाइवर्सिटी एंड एनवायरमेंटल इश्यूज। आपको कोई डाउट हो तो बोल दो इस चैप्टर में। ठीक है, हम नेक्स्ट चैप्टर जो है वो इस यूनिट का एक बार फिर से देख लेते हैं, इस पूरी यूनिट को, कि इस पूरी यूनिट में हमने क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, कौन कौन सी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, तो एक बार इस यूनिट को पूरा देखते हैं फिर से। आपको जहाँ कहीं भी डाउट हो वहाँ एक बार मुझे बता देना। सिंपल यूनिट है इसलिए हमने स्टार्ट किया है, जिसको पीपीटी पे आसानी से पढ़ा जा सकता है, ऐसा ही यूनिट शुरू किया था हमने। तो स्टार्ट करते हैं हम इकोलॉजी से। ठीक है ना, कोई डाउट हो तो आप पूछ देना, मैं कंटिन्यू बताता जाऊंगा। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अब आप बताओगे कि कहाँ पर आपको प्रॉब्लम आ रही है, किस टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है ना, हो सकता है अभी पुराने होगा तो हम नेक्स्ट लेक्चर में या एडिशनल लेक्चर लगा के आपको टॉपिक समझाएंगे। ठीक है, लेकिन इकोलॉजी पूरा क्लियर होना चाहिए। सिंपल भी है और क्वेश्चंस भी बोर्ड में भी आएंगे और नीट में भी 12-13 क्वेश्चंस आते ही है, हर बार क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना। शुरुआत करते हैं इकोलॉजी से। इकोलॉजी क्या है, तो स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक एनवायरनमेंट, कि बायोटिक और एबायोटिक के बीच में जो इंटरेक्शंस होते हैं इनकी स्टडी क्या कहलाती है, इकोलॉजी कहलाती है। ठीक है, इकोलॉजी के जो कंपोनेंट्स जो है वो कौन से हैं, तो स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो इकोलॉजी की क्या है, ऑर्गेनिज्म। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो नेचर में प्रेजेंट है उसको हम क्या कहेंगे, ऑर्गेनिज्म कहेंगे। ठीक है, तो एक बैक्टीरिया से लेकर एलिफेंट ह्यूमन बीइंग तक हम सभी को क्या कहते हैं, इकोलॉजी में ऑर्गेनिज्म कहते हैं। सेम स्पीशीज का ग्रुप मिलकर किसका फॉर्मेशन करता है, पॉपुलेशन का। पॉपुलेशन मिलकर किसका फॉर्मेशन करती है, कम्युनिटीज का फॉर्मेशन करती है। कम्युनिटी फिर मिलकर किसका फॉर्मेशन, कम्युनिटी का जो एनवायरनमेंट के साथ में जो इंटरेक्शन होता है वो क्या किसका फॉर्मेशन करता है, एक इकोसिस्टम का फॉर्मेशन करता है। फिर कई सारे इकोसिस्टम मिलकर किसका फॉर्मेशन करते हैं, बायोम का। बायोम मिलकर किसका फॉर्मेशन करता है, बायोस्फीयर अर्थ का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो ये तो क्या है, इकोलॉजी की यूनिट्स। उसके बाद में देखो एक ग्राफ दिया हुआ है जिसमें बताया गया है कि कौन कौन से बायोम्स जो है वो किस तरह से फैले हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ग्राफ में क्या बताया गया है, एक तरफ तो टेम्परेचर दिया हुआ है और दूसरी तरफ प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन में दोनों चीजें आती है, रेन एंड स्नो। रेनफॉल का दिया हुआ है कि कितने सेंटीमीटर रेन है, और एक तरफ टेम्परेचर दिया हुआ है। देखो आर्कटिक और अल्पाइन जो कम टेम्परेचर वाले फॉरेस्ट है, टेम्परेट फॉरेस्ट। ठीक है, कोनिफरस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, डेजर्ट और ग्रासलैंड। आपने देखा है कि डेजर्ट में और ग्रासलैंड में टेम्परेचर तो ग्रासलैंड में भी हाई है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में भी टेम्परेचर हाई है। ठीक है, और
और डेजर्ट में भी ट्रॉपिकल टेम्परेचर क्या है, हाई है, ठीक है। लेकिन आप ये भी देख रहे हो इसमें कि डेजर्ट पे, ग्रासलैंड में और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में हम देख रहे हैं कि रेनफॉल भी ज़्यादा, रेनफॉल सबसे ज़्यादा किस में है, तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में रेनफॉल ज़्यादा है, ठीक है ना। अपन ने एक क्वेश्चन भी पढ़ा था कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में जो है वो वेजिटेशन ज़्यादा है या स्पीशीज ज़्यादा है, तो क्या कारण है, तो टेम्परेचर तो ज़्यादा है ही है, साथ साथ में वहाँ पर रेनफॉल भी क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। और डेजर्ट में भी टेम्परेचर हाई है लेकिन वहाँ पर रेनफॉल क्या है, बहुत ही कम है, ठीक है। तो ये क्या है, बायोम्स का डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट टॉपिक है हैबिटेट एंड निके। हैबिटेट क्या है, तो कोई भी ऑर्गेनिज्म जिस एरिया में सरवाइव करता है या जिस पर्टिकुलर एरिया में जिस पर्टिकुलर लैंड पर वो रह रहा है, उसे उसका क्या हो जाएगा, हैबिटेट हो जाएगा, ठीक है। कौन कौन से फैक्टर्स हैबिटेट को अफेक्ट करते हैं, तो सनलाइट, रेनफॉल, सॉइल और दूसरे बायोटिक फैक्टर्स और एबायोटिक फैक्टर्स, है ना। नेक्स्ट है निके। निके क्या है, तो रोल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन एनवायरनमेंट, कि पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का क्या काम है, ठीक है। जैसे कि लॉयन ही है फॉरेस्ट में, तो लॉयन का क्या काम है, तो लॉयन का काम है कि प्रे पॉपुलेशन को क्या करना है, कंट्रोल करना है। तो हर किसी एक ऑर्गेनिज्म का पर्टिकुलर इकोसिस्टम में अपना एक स्पेसिफिक वर्क है और वो क्या कहलाता है, निके कहलाता है, ठीक है। निके के हमारे पास 3 टाइप्स है। स्पेटियल निके, कि कौन सा पोजीशन ऑक्यूपाई किया हुआ है उसने, वो कौन से ट्रॉपिक लेवल पर है, ठीक है। या कौन सी पोजीशन, कितना स्पेस उसने, सॉरी, स्पेटियल निके में कितना स्पेस उसने कवर किया है, वो तो क्या है, स्पेटियल निके। ट्रॉपिक निकल निके मतलब वो कौन से ट्रॉपिक लेवल पर प्रेजेंट है। और मल्टी डायरेक्शनल या हाइपरवॉल्यूम निके क्या है, तो जिसमें ऑर्गेनिज्म के सारे रोल क्या है और उसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो पूरा एक इकोसिस्टम जो है, एंटायर इकोसिस्टम, वो क्या है, मल्टी डायरेक्शनल और हाइपर वॉल्यूम निके, ठीक है। स्पेटियल निके में तो केवल उसने कितना एरिया कवर किया वो है, और मल्टी डायरेक्शनल या हाइपर वॉल्यूम निके क्या है, तो एंटायर इकोसिस्टम के लिए उस ऑर्गेनिज्म का क्या रोल है। फिर इकोसिस्टम, सॉरी, निके के 2 टाइप्स और है, फंडामेंटल निके एंड रियलाइज निके। फंडामेंटल निके क्या है, तो जैसे एक इकोसिस्टम है, उस इकोसिस्टम में एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म कितने एरिया तक फैला हुआ है जहां पर कोई कॉम्पिटिटर्स नहीं है, वो तो क्या हो गया, फंडामेंटल निके। और रियलाइज निके क्या है, तो एक इकोसिस्टम जहां पर क्या है, कंपटीशन भी है, एक ऑर्गेनिज्म के साथ साथ दूसरे ऑर्गेनिज्म भी वहां पर सरवाइव कर रहे हैं, तो वहां पर कंपटीशन भी प्रेजेंट है। यानी कि जो रियलाइज निके है वो क्या है, एक्चुअल कि एक इकोसिस्टम में एक ऑर्गेनिज्म के पास में क्या होगा, तो उसके साथ साथ में दूसरे ऑर्गेनिज्म भी वहां पर सरवाइव करते हैं, तो उनके और उस ऑर्गेनिज्म के बीच में क्या होगा, कंपटीशन होगा, ठीक है। और फंडामेंटल निके क्या है, तो जहां पर कंपटीशन नहीं हो उस एरिया में, वो एरिया क्या कहलाएगा, फंडामेंटल निके। उसके बाद बात करते हैं एबायोटिक फैक्टर्स की। सबसे पहला है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर क्या है, सन सोर्स है किसका, लाइट और टेम्परेचर का। टेम्परेचर जो है वो 0 भी हो सकता है और 0 से कम, और हायर टेम्परेचर 50 डिग्री या 50 डिग्री से ज़्यादा भी टेम्परेचर होता है कुछ रीजन्स में। टेम्परेचर जो है वो इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाने पर क्या होता है, डिक्रीज होता है। और कई ऐसे हैबिटेट्स भी है जहाँ पर टेम्परेचर 100 डिग्री से भी ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर कुछ स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया ही सर्वाइव कर पाते हैं, जैसे कि आर्की बैक्टीरिया, ठीक है ना। वो ऐसे बैक्टीरिया है जो केवल स्पेशल हैबिटेट्स में ही सर्वाइव कर पाते हैं। नेक्स्ट, टेम्परेचर का कैसे अफेक्ट करता है किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को, तो एंजाइम की जो रेट जो है वो किसके द्वारा अफेक्टेड रहती है, तो टेम्परेचर के द्वारा। टेम्परेचर 25 डिग्री से लगाकर 40 डिग्री तक का जो टेम्परेचर, जो रेंज है, ये क्या है, ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज है। इस टेम्परेचर रेंज में एंजाइम्स जो होती है वो ज़्यादातर क्या होती है, एंजाइम्स एक्टिव रहती है, तो मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है वो आसानी से कंप्लीट होती है कहाँ पर, इस ऑप्टिमम रेंज पर, ठीक है। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होगा
तो एंजाइम्स वहाँ पर इनएक्टिव हो जाएगी, और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो एंजाइम्स क्या हो जाएगी, जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन है कि यूरिथर्मल ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं और स्टेनोथर्मल एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। तो यूरिथर्मल किसे कहेंगे, तो वो ऑर्गेनिज्म जो एक टेम्परेचर की वाइड रेंज में सर्वाइव कर सकते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, यूरिथर्मल ऑर्गेनिज्म। जैसे कि 0 से 100 किसी भी टेम्परेचर में सर्वाइव कर सकता है तो वो क्या है, यूरिथर्मल। और नैरो रेंज क्या है, जैसे कि कोई केवल 20 डिग्री से 50 डिग्री तक ही सर्वाइव कर पा रहा है तो वो क्या कहलाएगा, नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर। नेक्स्ट, वाटर। वाटर साइटोप्लाज्म का मेन कंपोनेंट है। ठीक है। हर एक ऑर्गेनिज्म के लिए केमिकल कंपोजिशन, पीएच जो है वो इम्पोर्टेंट है वाटर की। ठीक है। सॉल्ट कंसंट्रेशन जो है वो वाटर की क्वालिटी को डिफाइन करता है। फ्रेश वाटर जो है वहाँ पर 5 पार्ट्स पर थाउजेंड से भी कम होता है, जबकि सी में कितना होता है, 35 पार्ट्स पर थाउजेंड। और हाइपरसैलाइन लगुन्स जो होते हैं, यानी कि जो सी के पास में कुछ ऐसे वाटर एरियाज होते हैं जहाँ पर 100 पार्ट्स पर थाउजेंड जो है वो सॉल्ट कंसंट्रेशन होती है। ठीक है। उसी तरह से यूरी हेलाइन, तो जो हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन रेंज में सर्वाइव कर सकते हैं, एक लॉन्ग रेंज ऑफ सॉल्ट कंसंट्रेशन में सर्वाइव कर सकते हैं, वो तो हो गए यूरी हेलाइन। और नैरो रेंज ऑफ सॉल्ट कंसंट्रेशन में सर्वाइव करते हैं उन्हें हम कहते हैं स्टेनोहेलाइन। उसके बाद बात कर रहे हैं लाइट की। लाइट क्या है, तो फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है। ठीक है। लाइट केवल प्लांट के लिए नहीं बल्कि एनिमल्स के लिए भी जरूरी है। ठीक है, क्योंकि उनमें सीजनल वेरिएशन जो है वो किसके कारण आते हैं, तो लाइट के कारण ही आते हैं ना। किसमें ऐसा भी है कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की मेच्योरिटी वगैरह भी किस पे डिपेंड करती है, लाइट पे। और फॉरेजिंग यानी कि फूड वगैरह सर्च करने का भी किस पर डिपेंड करता है, लाइट पर डिपेंड करता है। तो एनिमल्स को भी लाइट अफेक्ट करता है। ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट सॉइल की। सॉइल जो है तो कैसे बनता है, तो वेदरिंग प्रोसेस से सॉइल का फॉर्मेशन होता है। सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक जैसे कि सॉइल कंपोजिशन, ग्रेन साइज, पर्कुलेशन और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, है ना। कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन सी है सॉइल की, तो सॉइल का कंपोजिशन क्या है, पार्टिकल साइज, बहुत ज़्यादा बड़ी साइज वाले सॉइल भी जो है वो बेटर अच्छे नहीं है, और बहुत ज़्यादा कम साइज वाली पार्टिकल साइज वाली जो सॉइल है वो भी कल्टीवेशन के लिए अच्छी नहीं होती है ना। क्योंकि अगर ज़्यादा साइज होगी सॉइल की तो उसमें क्या होगा, वो वाटर को होल्ड नहीं कर पाएगा, और कम साइज वाले होगी तो वहाँ पर वाटर लॉगिंग की भी प्रॉब्लम आएगी। ठीक है। और एयर भी जो है वहाँ पर होल्ड नहीं कर पाएगा, स्मॉल स्क्रीन साइज वाली सॉइल। इसके साथ साथ और कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक दी हुई है, तो पीएच है, मिनरल कंपोजिशन, ट्रोपोग्राफी, ये सब भी क्या है वहाँ पर डिफाइन करता है कि किस टाइप का वेजिटेशन एक पर्टिकुलर एरिया में होगा। सॉइल की पीएच कैसी है, उसका मिनरल कंपोजिशन, मिनरल कंपोजिशन यानी कि सॉइल में जैसे कैल्शियम है, ये सारी चीजें है या नहीं है। ठीक है। टोपोग्राफी आपको मालूम ही है कि लैंड जो है वो ऐसे कुछ लैंड जो है वो स्टेप्स की फॉर्म में बना हुआ होता है, तो यानी कि ढलान जो होता है ना वो टोपोग्राफी। लोमी सॉइल, यहाँ पर दिया हुआ है कि लोमी सॉइल जो होती है वो सबसे बेस्ट सॉइल है किसके लिए, कल्टीवेशन के लिए, क्योंकि इसमें हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, हाई एरेशन और हाई रूट पेनिट्रेशन। इसकी ग्रेन साइज भी जो होती है वो मीडियम साइज ग्रेन होते हैं। नेक्स्ट है रेस्पॉन्सेज टू एबायोटिक फैक्टर्स, कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है किसी इकोसिस्टम में सरवाइव कर रहा है तो वो उन एबायोटिक फैक्टर्स के लिए कैसे रेस्पॉन्स देगा, है ना। तो हर ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या करेगा, अपने जो है वो कुछ एफर्ट्स लगाएगा पर्टिकुलर एरिया में एडेप्ट होने के लिए या सरवाइव करने के लिए। फिटेस्ट ऑफ द सर्वाइवल डार्विन का स्टेटमेंट। तो कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज है, तो पहला है रेगुलेट, कि कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपना इंटरनल बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन करके रखते हैं, जिससे जिससे क्या रहता है कि उनका आउटर एनवायरनमेंट चाहे कितना भी हो, वो जो है वो अंदर का टेम्परेचर वहाँ पर चेंज नहीं होता है। ये प्रोसेस क्या कहलाता है, होम्योस्टेटिक्स कहलाता है, होम्योस्टेसिस कहलाता है। और ये एनिमल्स जो हैं वो क्या कहलाएंगे, रेगुलेटर्स कहलाएंगे। बहुत कम एनिमल्स ही होते हैं जो रेगुलेटर्स होते हैं। ठीक है।
यहाँ पर लिखा है ऑल बर्ड्स एंड मैमल्स रेगुलेटर्स होते हैं ना, वार्म ब्लडेड एनिमल्स जो होंगे वो क्या होंगे, रेगुलेटर्स होंगे। ठीक है, उसके बाद है कि ह्यूमन का जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, गर्मी होती है तब भी कांस्टेंट रहता है और सर्दी में भी कांस्टेंट रहता है। गर्मी में क्या है, पसीना निकलता है, और सर्दी में जो है वो शिवरिंग। ठीक है, तो ये क्या है, एडेप्टेशन से कांस्टेंट रखने की। ठीक है, नेक्स्ट है कॉन्फॉर्मर्स। कॉन्फॉर्मर्स क्या है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका बॉडी टेम्परेचर एनवायरमेंटल टेम्परेचर के साथ में चेंज होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्फॉर्मर्स। ठीक है, कुछ ऐसी स्पीशीज है जो कुछ हद तक तो अपना बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद में वो कांस्टेंट मेंटेन नहीं कर पाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, पार्शियली रेगुलेटर्स। तो हमने जो ऊपर देखा है ऑल बर्ड्स एंड मैमल्स, उसमें जो बर्ड्स जो है, कुछ बर्ड्स ऐसे भी है पार्शियल रेगुलेटर्स है ना, कि कुछ लिमिट तक तो टेम्परेचर को कांस्टेंट मेंटेन कर पाते हैं, उसके बाद नहीं कर पाते। और कॉन्फर्मर्स कौन होंगे, तो ऑल प्लांट्स, ठीक है ना, नियरली ऑल प्लांट्स एंड 99% ऑफ एनिमल्स आर कॉन्फॉर्मर्स। नेक्स्ट है माइग्रेट, कि जो एनिमल कांस्टेंट मेंटेन नहीं कर पा रहे अपना इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, वो क्या करेंगे, तो वो दूसरी जगह पर चले जाएंगे उस हार्मफुल कंडीशन को या स्ट्रेसफुल कंडीशन को एस्केप करने के लिए। जैसे कि साइबेरियन क्रेन्स जो है, वो साइबेरिया से कहाँ पर आते हैं, केवलादेव नेशनल पार्क भरतपुर में आते हैं ना विंटर में। तो ये क्या है, माइग्रेशन। उसके बाद है सस्पेंड। सस्पेंड क्या है, तो स्ट्रेसफुल कंडीशन को एस्केप करने के लिए एक और ऑप्शन है कि इनएक्टिव स्टेज में चले जाना। जैसे सीड्स जो है वो डॉर्मेंसी जो है, डॉर्मेंसी स्टेट पे चले जाते हैं जब उनको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलती है जर्मिनेशन के लिए। ठीक है, यानी कि जो घरों में जो सीड्स वगैरह जो पड़े हैं वो डॉर्मेंट स्टेज में होते हैं। ठीक है, अब जैसे ही हम उनको जो है वो फीड में ले जाकर डालते हैं, उनको टेम्परेचर और सुटेबल वाटर वगैरह उनको देते हैं, तो वो वहाँ पर जो है वो क्या होते हैं, जर्मिनेट करते हैं। इसके अलावा विंटर स्लीप जो होती है उसको क्या बोलते हैं, हाइबरनेशन बोलते हैं, और समर स्लीप जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एस्टिवेशन बोलते हैं। ठीक है, तो रेस्पॉन्सेज टू एबायोटिक फैक्टर्स पूरा हुआ, यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी इकोसिस्टम में सरवाइव कर रहा है तो वो उस इकोसिस्टम में कैसे अडेप्ट होगा। ठीक है, तो वो अपने आप को जो है वो बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट करके भी उन बायोटिक फैक्टर्स से एबायोटिक फैक्टर्स के साथ में इंटरेक्ट कर सकता है। दूसरा, वो जो है वो कॉन्फर्मर्स होंगे तो वो बॉडी टेम्परेचर को चेंज करके भी वहाँ पर उस इकोसिस्टम में सर्वाइव कर सकते हैं। माइग्रेशन और सस्पेंड वो अलग ऑप्शन हो गए। ठीक है, नेक्स्ट है एडेप्टेशंस। एडेप्टेशंस क्या है, तो कोई भी चेंजेस किसी एक इकोसिस्टम में या किसी एक एरिया में सरवाइव करना है तो आपको उस एरिया के हिसाब से बनना होगा। ठीक है ना, उस एरिया के लायक बनना होगा। ठीक है, तो कौन कौन से चेंजेस जो होंगे, उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे, किसी अपने हैबिटेट्स में या अपने हैबिट्स में चेंज करना पड़ेगा, किसी एक एरिया में उसको एडेप्ट होना है यानी सरवाइव करना है। तो कौन कौन से चेंजेस होंगे, मॉर्फोलॉजिकल हो सकते हैं चेंजेस, फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो सकते हैं, या फिर हम कहें बिहेवियरल चेंजेस हो सकते हैं, किसी एक ऑर्गेनिज्म को किसी एरिया में सरवाइव करना है तो। जैसे एग्जांपल से समझना है इसको, कंगारू रेट जो है ये डेजर्ट में पाया जाता है, और ये अपना यूरिन क्या करता है, कॉन्सेंट्रेट करता है, मतलब ये लाइफ टाइम जो है वो क्या करता है, यूरिन को रिलीज ही नहीं करता है ना। अ, और ये जो है वो अपनी वाटर की जो रिक्वायरमेंट है वो कैसे पूरी करता है, तो इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन से, है ना। जो फैट का जो स्टोरेज होता है, फिर उससे जो फैट जब ऑक्सीडाइज होता है तो वहां पर क्या रिलीज होता है, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। ठीक है, तो इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन से वाटर की रिक्वायरमेंट पूरी की जाती है। ठीक है ना, आप हम पढ़ते हैं ना कि रेस्पिरेशन में जो है वो क्या होता है, तो कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल
किसमें टूटता है, CO2 एंड H2O में। तो वही फैट ऑक्सीडेशन का मतलब भी क्या हुआ कि यहाँ पर जो फैट जो है वो रेस्पिरेटरी पाथवेज में एंटर करता है और उससे वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं और वही वाटर मॉलिक्यूल फिर दूसरी जो रिएक्शन है उसमें यूज में लिए जाते हैं। ठीक है ना। तो इंटरनल फैट के ऑक्सीडेशन से वाटर रिक्वायरमेंट पूरी करता है कंगारू रेट। इसके अलावा कैमल नाम सुना है ना। तो कैमल भी जो है वो क्या करता है, अपने अंदर जो फैट होता है उसके ऑक्सीडेशन से वाटर रिक्वायरमेंट को पूरी करता है। डेजर्ट एनिमल की ना, डेजर्ट प्लांट्स की बात करें तो उनकी जो लीफ की जो सरफेस होगी वहां पर जो है वो क्या होती है, एक मोटी सी फैट की लेयर पाई जाती है जिसको बोलते हैं अपन क्यूटिकल। इसके अलावा स्टोमेटा जो होते हैं वो लीफ के बहुत अंदर की ओर धसे हुए होते हैं, एम्बेडेड रहते हैं, जिससे क्या नहीं होगा, ट्रांसपीरेशन। और ट्रांसपीरेशन क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स इज नोन एज ट्रांसपीरेशन। तो ट्रांसपीरेशन लॉस को कम करने के लिए ये एडेप्टेशंस प्लांट में लाए जाते हैं ना। इसके अलावा ये तो क्या हो गया, मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन था। फिजियोलॉजिकल की बात करें तो फोटोसिंथेटिक पाथवे कौन सा चलता है उनमें, कैम पाथवे चलता है, क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म पाथवे। तो इस पाथवे से भी वो क्या करते हैं, इस पाथवे में क्या होता है, तो डे टाइम में स्टोमेटा क्लोज रहते हैं और नाइट में स्टोमेटा ओपन होते हैं। फिर दिया हुआ है नेक्स्ट पॉइंट है कि डेजर्ट प्लांट में स्पाइंस जो होते हैं, लीव्स जो होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, स्पाइंस में। और फोटोसिंथेसिस का काम किसके द्वारा होता है, स्टेम के द्वारा। जो कोल्ड क्लाइमेट में जो रहने वाले एनिमल्स जो है उनकी ईयर और लिम्स क्या होते हैं, छोटे होते हैं ताकि हीट लॉस क्या हो, कम हो। इसके अलावा पोलर सीज में यानी कि जो लो टेम्परेचर एरियाज में जो पाए जाने वाले जो एनिमल्स होते हैं उनकी जो स्किन है उसके नीचे एक बहुत थिक फैट की लेयर पाई जाती है जिसको ब्लबर बोलते हैं, और जो इंसुलेटर की तरह वर्क करती है, हीट लॉस को रोकती है। ठीक है। उसके बाद देखो एक डायग्राम दिया हुआ है कि ये लिजार्ड है, ये जो है वो क्या कर रही है, अपना टेम्परेचर कैसे मेंटेन कर रही है या कैसे अडेप्ट कर रही है, डेजर्ट लिजार्ड। तो जब इसका बॉडी टेम्परेचर कम हो जाता है तो ये सैंड से बाहर आती है और सन रेज हीट लेती है। फिर जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो फिर से वापस क्या है, ये सैंड में चली जाती है। तो इस तरह से क्या करते हैं, ये अपने आप को अडेप्ट करते हैं डेजर्ट में। तो समझ गए ना एडेप्टेशन की चेंजेस, कि हम किसी एरिया में सरवाइव करना है तो हम वहां पर अपने अंदर क्या क्या बदलाव लाएंगे, वही क्या है, एडेप्टेशन। ठीक है। जैसे कि हमें डॉक्टर बनना है तो हमें अपने अंदर क्या क्या बदलाव करने पड़ेंगे, तो हमें मोबाइल को कम देखना है ना, ये सारी चीजें। तो चेंजेस अगर हम ला पाए तो ही हम क्या कर पाएंगे, उस फील्ड में सरवाइव कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे ना सरवाइव। वैसे भी कंपटीशन बहुत बढ़ गया है और कोरोना वायरस ने और ज्यादा इंक्रीज कर दिया है तो पढ़ना ज्यादा पड़ेगा अब। नेक्स्ट है हमारे पास पॉपुलेशन। पॉपुलेशन डेफिनेशन क्या है, तो ये सिंगल स्पीशीज पर्टिकुलर एरिया में सर्वाइव करता है, वह क्या है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, तो वो पॉपुलेशन कहलाता है। यानी कि एक स्पीशीज तो ह्यूमन बींग्स है, तो ह्यूमन बींग्स किसी एक एरिया में केवल ह्यूमन बींग्स है या किसी एक एरिया में केवल डॉग्स ही प्रेजेंट है, तो वो क्या है, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक कौन सी होगी, तो पॉपुलेशन साइज, डेंसिटी। ठीक है। अब डेंसिटी किसे बोलते हैं, तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन ए गिवन एरिया और पर्टिकुलर एरिया या यूनिट एरिया में कितने इंडिविजुअल्स है, वो क्या है, डेंसिटी। ठीक है। नेक्स्ट है नेटिलिटी। नेटिलिटी का मतलब होता है बर्थ रेट, नंबर ऑफ बर्थ पर 1000 इंडिविजुअल पर ईयर क्या कहलाता है, क्रूड बर्थ रेट। और स्पेसिफिक बर्थ रेट क्या है, तो स्पेसिफिक बर्थ रेट में हम कंसीडर करते हैं किसी एज ग्रुप से, कि जैसे 25 साल से 40 साल की जो वुमेन्स है उनसे कितनी बर्थ हुई है, तो वो क्या कहलाता है, स्पेसिफिक बर्थ रेट। कि जिसमें हम किसी एक क्राइटेरिया को कंसीडर करते हुए हम वहां पर बर्थ कैलकुलेट करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, स्पेसिफिक बर्थ रेट। जबकि क्रूड बर्थ रेट में क्या है कि पॉपुलेशन नंबर ऑफ बर्थ पर 1000 इंडिविजुअल इन ए ईयर, वो क्या है, क्रूड बर्थ रेट। ठीक है। दो और टाइप दिए हुए हैं, अब्सोल्यूट नेटिलिटी एंड रियलाइज नेटिलिटी। अब्सोल्यूट नेटिलिटी क्या है, तो नंबर ऑफ बर्थ इन
एबंडेंट रिसोर्सेज, यानी कि जब रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो तब जो बर्थ होती है वो क्या कहलाएगी? एब्सोल्यूट नेटिलिटी। जनरली ऐसा नहीं होता है, ठीक है। दूसरा है रियलाइज नेटिलिटी, नंबर ऑफ बर्थ व्हेन इन लिमिटेड रिसोर्सेज। लिमिटेड रिसोर्सेज एरिया वाले रिसोर्सेज में, एरिया वाले में जितनी बर्थ हो रही है उन बर्थ की कैलकुलेशन क्या कहलाएगा? रियलाइज नेटिलिटी कहलाएगा। नेक्स्ट है मोर्टेलिटी, डेथ रेट। दो टाइप की हो गई, सॉरी डेफिनेशन क्या होगा? नंबर ऑफ बर्थ पर थाउजेंड, सॉरी नंबर ऑफ डेथ पर थाउजेंड इंडिविजुअल पर ईयर, ठीक है। एब्सोल्यूट नेटिलिटी, मोर्टेलिटी और रियलाइज मोर्टेलिटी। एब्सोल्यूट मोर्टेलिटी क्या होता है? तो नो कंपटीशन में डेथ होती है उसे एब्सोल्यूट, और कंपटीशन में होगी तो रियलाइज। सेक्स रेशियो क्या है? तो नंबर ऑफ फीमेल पर थाउजेंड मेल और नंबर ऑफ मेल पर थाउजेंड फीमेल्स, ठीक है। सेक्स रेशियो क्या होना चाहिए? 1:1 होना चाहिए, ठीक है। एज डिस्ट्रीब्यूशन, एज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? तो किसी भी पॉपुलेशन में हम जो है वो इंडिविजुअल्स को 3 ग्रुप में बांटते हैं, प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव, ठीक है। 3 एज ग्रुप में बांटा जाता है। अब यहाँ पर हमने जो है वो क्या देख रहे हैं, ये कुछ पिरामिड्स बनाए गए हैं हमारे पास। ये रैपिड ग्रोथ, देखो रैपिड ग्रोथ का पिरामिड कैसा दिख रहा है? तो नीचे वाली लाइन जो है वो सबसे ज्यादा है, यानी कि प्री रिप्रोडक्टिव क्या है? ज्यादा है। जब भी प्री रिप्रोडक्टिव ज्यादा होगा तो आने वाले समय में क्या होगी? पॉपुलेशन बढ़ेगी, है ना। तो एक्सपांडिंग पॉपुलेशन भी कहते हैं और रैपिड ग्रोथ भी हो रहा है। प्री रिप्रोडक्टिव ज्यादा है। स्लो ग्रोथ में देखो रिप्रोडक्टिव और प्री रिप्रोडक्टिव क्या है? लगभग सेम है ना। तो इसमें क्या होगी? आने वाले समय में ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं हो रही है, नजर आ रहा है ना ग्रोथ से। और तीस, यहाँ पर जीरो ग्रोथ में क्या दिया हुआ है देखो, तो जो येलो वाले जो लाइन दिख रहा है ना, वो और ये जो ब्लू लाइन है वो बिल्कुल सेम है ना यहाँ पर। तो मतलब आने वाले समय में यहाँ पर ग्रोथ नहीं होने वाली है, ठीक है। प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव क्या है? ज्यादा है, तो स्टेबल है पॉपुलेशन कहलाएगा। और नेगेटिव में देखो क्या दिख रहा है आपको, तो ये जो येलो ऑरेंज जो लाइन नजर आ रही है ना, येलो लाइन और ब्लू लाइन जो है वो कम है। यानी कि देखो कि येलो लाइन ज्यादा है, तो अभी जो पॉपुलेशन, जो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी है जितने लोगों में, आने वाले समय में उससे कम लोगों में रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी डेवलप होगी। तो यानी कि आने वाले समय में कम लोग रिप्रोड्यूस कर पाएंगे, तो आने वाले समय में पॉपुलेशन क्या होगी? घटेगी, ठीक है ना। अब नेक्स्ट है पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ की किसी एक एरिया में जो है वो पॉपुलेशन को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी को? तो दो फैक्टर्स तो पॉपुलेशन डेंसिटी को बढ़ाते हैं और दो ही फैक्टर्स कम करते हैं। कौन कौन से? नेटिलिटी एंड इमिग्रेशन पॉपुलेशन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, यानी कि बर्थ रेट और कोई बाहर से आने वाला पॉपुलेशन डेंसिटी को बढ़ाएगा, जबकि मोर्टेलिटी और ई माइग्रेशन पॉपुलेशन डेंसिटी को कम करते हैं। ई माइग्रेशन यानी कि कोई पॉपुलेशन छोड़ के चला जाता है। आपको इक्वेशन ध्यान रखनी है कि टी टाइम पर जो है वो पॉपुलेशन ग्रोथ कितनी है? एन है। तो t+1 टाइम पर पॉपुलेशन साइज क्या होगी? तो जितनी बड़ी है वो, उसमें से कितने छोड़ के चले गए वो माइनस करना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? पॉपुलेशन ग्रोथ आ जाएगी। दो टाइप के ग्रोथ मॉडल्स दिए हुए, एक तो है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, यानी कि जो है वो ग्रोथ जो है अनलिमिटेड रिसोर्सेज में जो ग्रोथ हो रही है। कोई एरिया है जहाँ पर कोई रोक टोक नहीं है, तो वहां पर क्या होगी? रिप्रोडक्शन कैपेसिटी ज्यादा होगी, और रिप्रोडक्शन कैपेसिटी ज्यादा होगी तो पॉपुलेशन भी वहां पर ज्यादा बढ़ेगी ना। तो रैपिड इंक्रीज होता है पॉपुलेशन में कब? जब रिसोर्सेज क्या होंगे? अनलिमिटेड, कंपटीशन क्या होगा? अनलिमिटेड। कैसा ग्राफ देखने को मिल रहा है? तो जे शेप ग्राफ देखने को मिल रहा है। और इक्वेशन कौन सी दी हुई है? एन टी इक्वल टू एन नॉट ई टू द बेस आर टी। आर क्या है? इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, यानी कि कैलकुलेटेड वैल्यू है, मतलब कैलकुलेट की जाती है क्रूड बर्थ रेट माइनस क्रूड डेथ रेट से, आर की वैल्यू, समझ रहे ना। बाकी सब नॉर्मल है। नेक्स्ट है हमारे पास लॉजिस्टिक ग्रोथ।
तो कोई भी पॉपुलेशन जो है या कोई भी इकोसिस्टम जो है, वहां पर पॉपुलेशन ग्रोथ किस तरह से होती है, तो ये जो ग्राफ दिया हुआ है, इस तरह से हमें पॉपुलेशन ग्रोथ देखने को मिलती है किसी भी इकोसिस्टम में। शुरुआत में उस पॉपुलेशन की ग्रोथ कम होगी, क्योंकि इंडिविजुअल वहां पर क्या होंगे, अडेप्ट होंगी। फिर जैसे ही अडेप्ट हो जाएंगे, पॉपुलेशन ग्रोथ इंक्रीज होगी, तेजी से नंबर इंक्रीज होंगे। फिर वापस क्या हो जाएगी, वहां पर कंपटीशन फैक्टर काम करेगा और पॉपुलेशन ग्रोथ क्या हो जाएगी, तो स्टेशनरी हो जाएगी। पॉपुलेशन इंटरेक्शन, म्यूचुअलिज्म, इंटरेक्ट करने वाले दोनों ही स्पीशीज को फायदा होता है, ऑब्लिगेट रिलेशनशिप है, इंटरडिपेंडेंट होते हैं। एग्जांपल राइकेन्स, एल्गी एंड फंजाई का रिलेशनशिप। दूसरा प्लांट एंड पॉलिनेटर्स, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था फिफ्टी एंड वास्प का। तीसरा माइकोराइजा, रूट्स ऑफ हायर प्लांट जैसे कि पाइनस एंड फंजाई के बीच में जो इंटरेक्शन है वो क्या है, माइकोराइजा। कॉमेंसलिज्म, एक को फायदा दूसरे को कोई फायदा या कोई नुकसान नहीं, जैसे कि एपिफाइट, मतलब ऐसे प्लांट जो दूसरे प्लांट के सहारे ग्रो होते हैं उनको बोलते हैं एपिफाइट। तो मैंगो ट्री पर ऑर्किड ग्रो हो रहा है, मैंगो को कोई फायदा या नुकसान नहीं होता है, जबकि ऑर्किड को फायदा है। ठीक है, वो उसका जो है वो आसानी से ग्रो करता है। दूसरा है, देखो बढ़िया सा एग्जांपल दिया हुआ है कि ये जो है वो कैटल जो है वो जब ग्रेज करता है तो उसके साथ में पास में बर्ड्स वगैरह फ्लाई करते हैं या वहाँ पर उसके आसपास ही रहते हैं, क्योंकि ग्रास में से इंसेक्ट जब बाहर निकलेंगे तो बर्ड्स आसानी से उन्हें कैच कर पाएंगे ना। तो उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है एनिमल को तो, लेकिन बर्ड्स को फायदा हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा सी एनिमोन और क्लाउन फिश। तो सी एनिमोन के पास जहरीले कांटे होते हैं, तो उससे क्लाउन फिश को फायदा होता है। ठीक है, क्योंकि सी एनिमोन को कोई फायदा या नुकसान नहीं है, वो वाटर करंट के साथ भी मूव कर सकता है ना। नेक्स्ट है पैरासिटिज्म, एक को फायदा एक को नुकसान हो रहा है। दो टाइप के पैरासाइट होते हैं, एक्टो पैरासाइट जो बॉडी की बाहर सर्वाइव करते हैं वो एक्टो पैरासाइट, और बॉडी के अंदर सर्वाइव करते हैं वो एंडो पैरासाइट। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ पर है, ये वाला क्वेश्चन आने लायक है कि एंडोपैरासाइट जो है उनके पास कौन कौन से स्पेशल एडेप्टेशंस होने चाहिए। तो उनके पास अननेसेसरी सेक्स ऑर्गन्स नहीं होने चाहिए या अननेसेसरी ऑर्गन्स नहीं होने चाहिए, एडेसिव ऑर्गन्स होने चाहिए चिपकने के लिए, और डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि पैरासाइट जो है वो क्या करता है, डायरेक्टली न्यूट्रिएंट्स को ही सक करता है ना, मतलब डाइजेस्टेड फूड को ही तो पैरासाइट लेता है, तो उनको डाइजेस्टिव सिस्टम की जरूरत ही नहीं है। और रिप्रोडक्शन कैपेसिटी भी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए, तभी वो होस्ट की बॉडी में सरवाइव कर पाएगा। ब्रूड पैरासिटिज्म क्या है, तो कुक्कू बर्ड जो है वो किसके क्रो के नेस्ट में अंडे देती है, और क्रो क्या करता है, उनको इंक्यूबेट करता है। ठीक है ना, वो पहचान नहीं पाता है अपने अंडों में और कोयल के बर्ड्स में, तो इसे वो इंक्यूबेट करता है। तो ये भी क्या हुआ, एक टाइप का पैरासिटिज्म, ब्रूड पैरासिटिज्म। नेक्स्ट कंपटीशन, कंपटीशन क्या है, देखो इस समय जो है टेक्निकल प्रॉब्लम्स हुई थी अपन ने जब पढ़ा था जब ये, तो अब ध्यान देना, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ अच्छे से। कंपटीशन क्या है, तो ऐसा इंटरेक्शन है जिसमें दोनों ही स्पीशीज को क्या होता है, इंटरेक्ट मतलब लॉस होता है। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि कंपटीशन हमेशा दो सेम स्पीशीज के बीच में हो या सेम रिसोर्सेज के लिए हो। ठीक है, तो दो अलग अलग अनलिमिटेड अनरिलेटेड स्पीशीज के बीच में भी कंपटीशन हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है कि फ्लेमिंगो बर्ड जो है किसके साथ कंपटीशन करती है, उस लेक में पाए जाने वाले फिशेस के साथ, किसके लिए, जू प्लैंकटन के लिए। ठीक है, तो बर्ड्स और फिशेज में भी कंपटीशन हो रहा है। ठीक है, सिंपल सी बात है कि मैथ और बायो वाले भी कंपटीशन में आते हैं कब, जब वो कोई किसी फार्मेसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो। ठीक है, अब डॉक्टर बनना है तो मैथ वाला काम में नहीं आएगा, कंपटीशन में नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद है कंपटीशन जो है वो, और इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो किसी एक सुपीरियर स्पीशीज की प्रेजेंस में इंफीरियर स्पीशीज की जो है एफिशिएंसी कम हो जाती है, वो भी क्या है, उसे भी हम क्या कहेंगे,
कंपटीशन कहेंगे। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है, लेपर्ड डू नॉट हंट इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ लायंस। जहाँ लायंस हंट करते हैं वहां पर लेपर्ड हंट नहीं करते। तो हालांकि दोनों मार सकते हैं, लेकिन क्या है, जब लायन जहाँ पर होते हैं वहां पर भी लेपर्ड जो है हंटिंग नहीं करते ना। नेक्स्ट, गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये क्या कहता है कि दो बहुत ज्यादा क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज जो है वो लंबे समय तक साथ में नहीं रह सकती, उनमें से किसी एक स्पीशीज को जगह छोड़नी पड़ती है। और कौन सा स्पीशीज जगह छोड़ेगा, तो जो इंफीरियर होगा, जो वीक होगा, वो वहां से हट जाएगा। रिसोर्स पार्सनिंग, कि दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज जो है वो सरवाइव करना चाहे किसी एक इकोसिस्टम में या किसी एक पर्टिकुलर एरिया में, तो वो कैसे सरवाइव कर सकता है, तो अपने फीडिंग हैबिटेट को चेंज करके या फीडिंग टाइम को चेंज करके जो है वो वहां पर सरवाइव कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है कॉम्पिटिटिव रिलीज, कि 5 किलोमीटर का एरिया है, 10 स्पीशीज है। अगर वहां पर 5 किलोमीटर एरिया को 6 किलोमीटर कर दिया, तो फिर क्या हो जाएगा, कंपटीशन कम हो जाएगा, तो स्पीशीज अपने आप बढ़ जाएगी। इसे कहते हैं कॉम्पिटिटिव रिलीज। कंपटीशन के दो टाइप है, इंटर स्पेसिफिक एंड इंट्रा स्पेसिफिक। इंटर स्पेसिफिक क्या है, तो मैथ बायो का कंपटीशन क्या है, इंटर स्पेसिफिक। और बायो बायो वाला का कंपटीशन है तो वो क्या है, इंट्रा स्पेसिफिक। नेक्स्ट, प्रीडेशन। प्रीडेशन क्या है, तो एक ऑर्गेनिज्म क्या करता है, दूसरे को मार कर खाता है। ठीक है ना, तो एक को फायदा, दूसरे को नुकसान। प्रीडेटर किसकी तरह वर्क करते हैं, तो मीडिएटर्स की तरह वर्क करते हैं एनर्जी ट्रांसफर में, है ना। एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल एनर्जी कौन सा ट्रांसफर करता है, तो प्रीडेटर, है ना। जैसे फ्रॉग जो है वो इंसेक्ट को खाएगा, तो फिर क्या होगा, फ्रॉग को भी खाने वाले के पास फूड मिल जाएगा ना, तो एनर्जी क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है, ये तो बहुत बार बता चुका हूँ, प्रे पॉपुलेशन को कंट्रोल करता है प्रीडेटर। इसके बाद प्रीडेटर नहीं होगा किसी एक एरिया में किसी स्पीशीज का, तो वो स्पीशीज क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। जैसे अपन ने कल ही पढ़ा था एक्सोटिक स्पीशीज के बारे में, कि उसका नेचुरल प्रीडेटर नहीं होता है किसी एरिया में, तो वो बहुत तेजी से ग्रो करता है ना। तो ये प्रीडेटर जो है वो जरूरी है। जैसे आइकॉर्निया जो है, उसका नेचुरल प्रीडेटर नहीं होने से उसकी ग्रोथ तो बहुत ज़्यादा हो गई उस एरिया में। ठीक है, उसके बाद है, प्रीडेटर कभी भी ओवर एक्सपर्ट नहीं करता है। लॉयन जो है वो ऐसा नहीं कि आज 50 शिकार कर लिए, 100 शिकार एक साथ में कर लिए, है ना, तो वो ध्यान रखता है कि प्रे पॉपुलेशन एक्सटेंट भी नहीं होना चाहिए, तो वो होशियार भी होते हैं। फिर इसके अलावा प्रे पॉपुलेशन, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। प्रे स्पीशीज जो है वो अपने आप को प्रेडेटर से बचाती भी है। कैसे, तो कलर चेंज करने की प्रॉपर्टी होती है ना। जैसे कि जैसे कुछ फ्रॉक्स वगैरह जो होते हैं, वो क्या करते हैं, तो ग्रीन कलर जो है वो घास वगैरह में जो है एकदम से छुप छुप जाते हैं, है ना। तो कलर वगैरह जो है वो चेंज करके भी, या कलर वगैरह से भी जो है वो, ठीक है ना, ठीक। तो कलर वगैरह चेंज करके भी वो बच सकते हैं। फिर उसके बाद मोनार्क बटरफ्लाई, ये कैसे बचता है, तो ये केमिकल, इसके इसमें पॉइजनस केमिकल प्रोड्यूस करता है, जिससे वो जिससे वो क्या करता है, प्रेडेटर से बच जाता है। इसके अलावा कैलोट्रोपिस एक ऐसा प्लांट है जिसमें क्या होता है, हार्मफुल केमिकल प्रोड्यूस होते हैं, जिससे उसको भी कोई नहीं खाता है। ये जो घास वगैरह जो है ना, निकोटीन वगैरह जो है, ये बनते हैं प्लांट्स में। तो ये क्या करते हैं, निकोटीन वगैरह, ये एक्चुअली प्लांट जो है वो किसके लिए बनाता है, इनको अपने डिफेंस मैकेनिज्म के लिए, जबकि हमारे लिए क्या ये यूजफुल है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है इकोसिस्टम एंड एनर्जी फ्लो। आपको इकोसिस्टम और एनर्जी फ्लो में कोई डाउट है क्या, किसी टॉपिक में, या ऐसा तो नहीं हो रहा है ना कि मैं पहली बार ही पीपीटी खोल रहा हूँ, आपने कभी खोली ही नहीं इसको घर पे, ठीक है ना। चलो, देखो डीकम्पोजिशन साइकिल एग्जाम में आएगा क्वेश्चन। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, डेट्राइटस को ब्रेक किया जाता है स्मॉलर पार्टिकल्स में। लीचिंग क्या होता है,
जो वाटर सॉल्युबल जो सब्सटेंसेज होते हैं वो सॉइल के अंदर चले जाते हैं, वो लीचिंग कहलाता है। फिर बैक्टीरियल और फंगल एंजाइम्स को क्या किया जाता है, तो डिग्रेड किया जाता है, ठीक है ना। और कैटाबॉलिज्म, और उसके बाद ह्यूमिफिकेशन, और फिर क्या है, मिनरलाइजेशन। देखो डायग्राम में क्या दिख रहा है, ट्री है, लीफ गिर गया, उस लीफ को तोड़ा, फिर उसके बाद जो है वो क्या, किसकी ग्रोथ हुई, यहाँ पर मशरूम की, फंजाई की ग्रोथ हुई है वहाँ पर। फिर उसके बाद उस पर कौन, छोटे छोटे और ऑर्गेनिज्म वापस उसको फीड करते हैं। मिनरल अल्टीमेटली कहाँ मिक्स होता है, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंटेंट जो है वो सॉइल में मिक्स हो जाता है। ये क्या, ह्यूमस का फॉर्मेशन हो रहा है। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, मिनरलाइजेशन, इसमें मिनरल रिलीज होंगे, ठीक है। तो डीकम्पोजिशन साइकिल, फूड चेन पिरामिड्स अच्छे से पढ़ाएं आपको।